सो आप प्लेनो जो आपका ग्लास प्लेट है, ठीक है, इसी के ऊपर आप प्लेनो कन्वेक्स लेंस रख देते हैं। और ध्यान रखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो आप प्लेनो कन्वेक्स लेंस जो आप लेते हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी है इसके लिए चाहिए क्या, मुझे लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। ये है लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, अगर ये जो आपने ये कन्वेक्स लेंस, आप सबको पता होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपने 12th में पढ़ा होगा, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये जो कन्वेक्स लेंस बना है जो स्फेरिकल साइड में है, ये अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे और अगर ये स्फीयर बना रहा होता, एक कंप्लीट स्फीयर नहीं बना है, बना रहा होता, तो इसका जो रेडियस होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये जो हम कन्वेक्स लेंस जिस सरफेस का, जिस स्फीयर का पार्ट है, उसका हम रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बात करते हैं। इसका मतलब है कि मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होना चाहिए। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कब बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा होने का मतलब सरफेस फ्लैटनेस की तरफ होगा। ये जो आपका सरफेस है, ये देखिए, ये ऐसे है अगर, और अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब है कि अब ये और थोड़ा फ्लैट होगा। मैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा रहा हूं तो ये और फ्लैट होता जाएगा। और इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है अगर ऐसे आपका बन जाए, तो ये मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर को बढ़ने का, सॉरी बढ़ने का। ठीक है, तो आपने प्लेनो कन्वेक्स लेंस का, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है, उसको आपने ग्लास प्लेट पर रख दिया। ठीक है, और इन दोनों को देखिए, सरफेस जो है आपने ग्लास प्लेट आपका ये है, ये आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, और इन दोनों के बीच में जो आपका फिल्म आया, एयर की फिल्म हो, या आप इसको पूरे के पूरे डिजाइन को, पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को आप वाटर में ले आए तो वाटर की फिल्म, जो भी प्लेनो कन्वेक्स लेंस का सरफेस और प्लेनो ग्लास प्लेट के सरफेस के बीच जो भी मीडियम आएगा, उसी की फिल्म बनेगी। तो ये आपकी, चूंकि अभी डायरेक्ट एयर है तो एयर की फिल्म बन गई है। और अब क्या करेंगे, ये जो कॉम्बिनेशन आपने जो सेटअप तैयार किया है, इसी सेटअप को हम क्या करते हैं, सोडियम लैंप के थ्रू इल्यूमिनेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको करने का मेथड देखिए, ये आपका सोडियम लैंप है, मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए यूज करते हैं हम सोडियम लैंप को। यहां से लेंस के थ्रू इसको यहां पर एक ग्लास प्लेट पर बाइंड अप कराते हैं, यहां पर इसको गिराते हैं ग्लास प्लेट पर। तो आपने यहाँ एक सोडियम लैंप लिया, फिर यहाँ लेंस लिया जो उसको पूरी तरीके से पैरेलल कर दिया, और ग्लास प्लेट आपने यूज किया जो 45 डिग्री एंगल पे करते हैं, ताकि लाइट जो हो जाए वो वर्टिकली गिरे। ठीक है, लाइट वर्टिकली गिरेंगे, सरफेस से रिफ्लेक्टर की दोबारा ऊपर जाएंगे, और फिर टेलीस्कोप से आप इन्हीं चीजों को देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, यहां थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ये जो पोर्शन है, ये आप प्लेन पेपर पे एक साइड देख रहे हैं। ठीक है, 2D, ये 2D फिगर देख रहे हैं, आप एक साइड देख रहे हैं। अगर आप इमेजिन करें कि आपके पास एक प्लेन सरफेस है, और उस प्लेन सरफेस पे आपने ऐसा ही प्लेनो कन्वेक्स लेंस रखा है, और आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करना चाहे तो आप मान लीजिए कोई प्याला आपके पास है, चाय पीते हैं जिस प्याले पे, उस प्याले को आपने फ्लैट सरफेस पर रख दिया, अपने डाइनिंग टेबल पर रख दिया है। आप क्या देखेंगे, और आपने उसके बीच में एयर आपने भरा है, एयर है ही, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ की फिल्म की थिकनेस और जो इसके बगल का पोर्शन होगा, वहां भी फिल्म की थिकनेस सेम होगी। मैं अभी आपको वीडियो ऑन करके भी इसको पोर्शन को दिखा दूंगा। तो फिल्म आपकी सेम हो। अब देखिएगा
कि पूरे साइड से सब जगह सेम थिकनेस आएगी, पूरे साइड से। जब आप इसका टोटल 3D व्यू देखेंगे, इसका मतलब है कि सभी डायरेक्शंस में आपकी फिल्म की थिकनेस और वेरिएबल है। देखिए यहां अगर आप लेंगे तो यहां से भी सेम बनेगा, सभी का सेम। थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहां आप थिकनेस ले रहे हैं, ये थिकनेस यहाँ है और इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, तो आप देखेंगे कि बराबर थिकनेस का ये पोर्शन आपको आएगा। अगर आप ये थिकनेस कवर करेंगे तो ये सब बराबर वाले आएंगे, ये सब बराबर वाले आएंगे और ये आएगा। वैसे आप यहाँ थिकनेस लेंगे तो सब बराबर वाले आएंगे। और आप पहले ही समझिए, देखिए कि सभी थिकनेसेस, सभी फ्रिंजेस क्या है, सर्कुलर नेचर में है। इसीलिए कहते हैं कि न्यूटन रिंग सर्कुलर होता है। तो जब पूछा जाता है कि न्यूटन रिंग सर्कुलर क्यों है, इट्स अ लोकस ऑफ फ्रिंजेस, इट्स अ फ्रिंजेस ऑफ लोकस ऑफ ऑल दी इक्वल, सॉरी, इट्स अ लोकस ऑफ फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेसेस। वो फ्रिंजेस जिनकी थिकनेस इक्वल है, उन सभी का लोकस, उन सभी पॉइंट्स को आप मिला दीजिए तो आपको सर्किल मिलेगा। मैं 1 मिनट के लिए पॉज करता हूं और आपको अरेंज करता हूं आपको एक चीज दिखाने के लिए। चलिए, तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि किस प्रकार से आपके जो न्यूटन रिंग्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, ठीक है। इट्स फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, और जब उनका आप लोकस निकालेंगे तो आपको सर्किल मिलेगा। अब हम ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। आपको कंडीशन पता है कि जब भी आप याद रखिएगा, हमेशा जो आपके इंटरफेरेंस है, जब आप इंटरफेरेंस ड्यू टू द आप निकालने जा रहे हैं कि जो फ्रिंजेस आपके बन रहे, जो इंटरफेरेंस की फिनोमेना हो रही है वो क्यों हो रही है, क्या वो एम्पलीट्यूड के डिवीजन के कारण हो रही है कि वेवफ्रंट के डिवीजन के कारण हो रही है। जब आप एम्पलीट्यूड के डिवीजन की बात करते हैं तब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या वो रिफ्लेक्टेड रेज के कारण इंटरफेरेंस है कि ट्रांसमिटेड रेज के कारण इंटरफेरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप एक्सप्रेशन दे पाएंगे। तो हम मान के चल रहे हैं कि अभी हम रिफ्लेक्टेड रेज के कारण ट्रांसमिशन निकालेंगे, क्योंकि हमने अभी आपको ऊपर के एक्सप्रेशन में दिखाया था कि लाइट हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट है उनका। देखिए ऊपर का हमने इंटरफेरेंस निकाला है, का निकाला है, ये जो इंटरफेरेंस है ऊपर के सिग्नल्स का, रिफ्लेक्टेड रेज का है। तो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरफेरेंस है, इसका मतलब कंडीशन क्या हुई रिफ्लेक्टेड रेज के लिए, ब्राइट की कंडीशन क्या है, 2 म्यू टी का आसार माइनस λ/2। λ/2 क्यों आया, क्योंकि वो पार्ट डिफरेंस था, ठीक है, आया है रिफ्लेक्टेड रेज के कारण। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चूंकि अभी जो हम इंटरफेरेंस की कंडीशन निकाल रहे हैं वो रिफ्लेक्टेड रेज के कारण निकाल रहे हैं, इसलिए ब्राइट की कंडीशन क्या है, 2 म्यू टी का आसार माइनस λ/2। अब इसको थोड़ा सा हम सिंपलीफाई करते हैं मैथमेटिक्स इजी करने के लिए। हम मान लेते हैं कि जो लाइट पड़ रही है वो नॉर्मल पड़ रही है। हमने दिखाया भी था आपको डायग्राम में कि कैसे हम लाइट को नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं। तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए R=2 हो जाएगा 0, तो cos R=2 हो जाएगा 1। तो ये cos R=2 कितना हो गया, ये पोर्शन कितना हो गया 1, ठीक है। और मान लिया मैंने कि एयर फिल्म है, तो एयर फिल्म है तो μ=2 हो गया 1। अगर एयर फिल्म नहीं होगी तो म्यू की कुछ वैल्यू हो जाएगी। तो cos R=1, μ=1, तो आपकी कंडीशन जो होगी वो हो जाएगी 2t माइनस λ/2 = m λ। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका बन जाएगा 2t = 2m + 1 λ। ये किसी कंडीशन में मिली आपको ब्राइट की। सिमिलरली आप डार्क की कंडीशन देख लेंगे, डार्क में यही λ/2 हट जाता है, तो 2 म्यू टी का आसार माइनस λ/2 = 2m + 1 λ/2। सॉल्व करते हैं तो ये λ/2 देखिए हट जाएगा, ये माइनस λ/2 इधर आएगा तो प्लस λ/2 प्लस λ/2 ओवर करके 1 λ बन जाता है। तो सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ वाले कंडीशन में आ जाएगा ये पोर्शन। यहाँ आया था 2t = 2m + 1 λ,
अब आ जाएगा 2t इक्वल टू m लैम्डा। यहाँ पर सॉल्व करें आप, आएगा m लैम्डा। यह 2t इक्वल टू m लैम्डा। तो ये आपकी कंडीशंस हो गई डार्क फ्रिंजेस की, ब्राइट फ्रिंजेस की। मेरा आपको सजेशन होगा कि आप इसको कंडीशंस को रटने का प्रयास मत करिए, कंफ्यूजिंग हो जाएंगे आप। तो कई जगह वो m+1 लैम्डा आएगा, कई लैम्डा आएगा, आप कंफ्यूज होंगे। सबसे बेटर है कि आप बेसिक पॉइंट याद रखिए। बेसिक पॉइंट याद रखिए मतलब आप याद रखिए कि रिफ्लेक्टेड रेज में क्या कंडीशन होता है और ट्रांसमिटेड रेज में क्या कंडीशन है। उसके बाद मैथमेटिक्स को आप खुद से सॉल्व करिए। अभी जो हमने बात किया वही चीज दोबारा एक्सप्लेन किया गया है कि जो आपने कवर किया ग्लास प्लेट, मैंने आपको अभी दिखाया जो एग्जांपल कढ़ाई वाला, कि आपने ग्लास प्लेट लिया, उसके ऊपर कन्वेक्स लेंस किया, तो जहां टच किया वो तो 0 थिकनेस हो गया। वहां से लगातार एक कॉमन थिकनेस ले लीजिए, ठीक है, और उसका वो लोकस लेते हैं और थिकनेस लगातार बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप कार्नर पॉइंट से उसके ओपन पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, थिकनेस आपकी बढ़ती जाएगी क्योंकि वो सरफेस ऊपर की तरफ उठता जाएगा, तो फिल्म की थिकनेस बढ़ती जाएगी। और हर उस थिकनेस, उस पॉइंट का, इक्वल थिकनेस के पॉइंट का आप लोकस ले लीजिए। ये आपकी न्यूटन्स रिंग्स है और जो कि सर्कुलर नेचर के, सर्कुलर शेप में। ओके, अब थोड़ा बहुत हम मैथमेटिक्स करेंगे कि जो ये फ्रिंजेस आई हैं उनका हम रेडियस निकालें। कोई सर्कुलर है तो सर्कुलर है तो उनका रेडियस या डायमीटर निकालें। हम ये मैथमेटिक्स डार्क फ्रिंज के लिए कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो सिंपल था, 2t इक्वल टू m लैम्डा। देखिए कंडीशन था ना, डार्क फ्रिंजेस के लिए मैथमेटिक्स इजी था, 2t इक्वल टू m लैम्डा, इसलिए हम डार्क फ्रिंजेस के लिए निकाल रहे हैं। चलिए, मान लिया कि कार्नर पॉइंट जहां पर फिल्म ओपन हो रहा है, ठीक है, वहां की फिल्म की थिकनेस है t। वहां फिल्म की थिकनेस क्या है? t। तो सेट वो पॉइंट जहां पर दोनों मैच किए थे, जहां पे ग्लास प्लेट और ये मैच किया है, वो पॉइंट है O। तो O से आपके इस पॉइंट की दूरी मैंने मान ली RM, ठीक है, ये आपका RM, और यही आपकी डार्क फ्रिंज की थिकनेस है, मतलब सॉरी रेडियस है, क्योंकि ये भी एक फ्रिंज है। यहाँ पर आपको एक टी थिकनेस पर आपको यहाँ पर फ्रिंज मिलेगा पूरा सर्कुलर। तो इसकी थिकनेस आपको मान लिया, इसके रेडियस आपको मान लिया कि RM है, क्योंकि सेंटर से इसी स्पॉट से आपको काउंट होना है। आप कहीं भी सर्किल बनाएंगे, मान लीजिए सर्किल आप ये बनाएंगे तो सेंटर तो यही रहेगा हमेशा। सर्किल आप ये बनाएंगे तो सेंटर तो आपका यही रहेगा हमेशा, वही सेंटर पॉइंट रहेगा। तो सेंटर से जिस जो पॉइंट जहां की आप थिकनेस ले रहे हैं, जिस थिकनेस जो फिल्म ले रहे हैं जहां पर जो थिकनेस है, उसकी दूरी ही आपकी कन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। पी वो पॉइंट है जहां पर आपका डार्क फ्रिंज है, उसकी थिकनेस टी। तो सिंपल सी मैथमेटिक्स करते हैं। देखिए ट्रायंगल एम एन पी, ये जो ट्रायंगल है एम एन पी, आर स्क्वायर पैथागोरस पर में यूज करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू आर एम स्क्वायर प्लस, ये देखिए टोटल डिस्टेंस, ये रेडियस है तो इसका रेडियस ये भी होगा, ये भी रेडियस है, दैट इज कैपिटल आर, और यहाँ से यहाँ की थिकनेस टी है, डिस्टेंस टी है, इसका मतलब ये पोर्शन होगा आर माइनस टी। आर स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन, सॉरी, प्लस आर एम स्क्वायर। आप इसको प्रॉपर सॉल्व कर लीजिए मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स आप खुद से एक बार देख लिया करिएगा, संभव है कि यहाँ करते समय कुछ गड़बड़ी हो तो आप चेक कर लिया करिएगा। तो इसका आर स्क्वायर, इसका आर स्क्वायर क्या, यहाँ आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा, एक्सपेंड करेंगे आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2RT। तो
देखिए इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, 2RT नेगेटिव में इसलिए पॉजिटिव हो गया, और ये टी स्क्वायर आपका प्लस में से माइनस हो गया, तो RM स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2RT माइनस टी स्क्वायर। सिंपल अलजेब्रा है। अब देखिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमने पहले ही माना था कि जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, और फिल्म की थिकनेस आपको पता है कि माइक्रोन लेवल में होती है। इसका मतलब है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो टी से बहुत ज्यादा है, टी से बहुत ज्यादा है। तो अब यहाँ के टर्म आप देखेंगे कि जो टी स्क्वायर का टर्म है ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो स्क्वायर करेंगे तो और छोटा होगा, तो टी स्क्वायर जो है नेग्लिजिबल हो जाएगा 2RT के कंपेरिजन में। तो अब RM स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2RT, RM स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 2RT। अब देखिए ये आपको पता है कि ये डार्क फ्रिंज है, तो ये पता है कि ये डार्क फ्रिंज है, और किस आर्डर की डार्क फ्रिंज है, mth आर्डर की डार्क फ्रिंज है। आपको कंडीशन मालूम है कि mth आर्डर की डार्क फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन होगी, दैट इज 2 इनटू थिकनेस ऑफ द फिल्म। फिल्म की थिकनेस कितनी है, t इक्वल टू m लैम्डा। किस आर्डर की फ्रिंज है, तो mth आर्डर की फ्रिंज है m लैम्डा, तो 2t इक्वल टू आपका m लैम्डा। ये कंडीशन आपको मालूम है डार्क फ्रिंजेस के लिए, कभी इसके पहले ही देखा है। अब देखिए सिंपली इसके, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, देखिए 2t की जगह पे हमने क्या किया कि m लैम्डा रख दिया, यही मेथड यूज किया। इस 2t की वैल्यू जो m लैम्डा है वो हमने इसके जगह पे लग दिया, तो ये वैल्यू टोटल आ जाएगा mr लैम्डा, है ना। तो RM स्क्वायर इक्वल टू mr लैम्डा। अगर हम केवल रेडियस निकालेंगे तो अंडर रूट m लैम्डा r, जहाँ m क्या है 1 2 3 4, ठीक है। अगर आपका वेवलेंथ फिक्स है, ठीक है, अगर आपका वेवलेंथ फिक्स है और आपका जो मान लीजिए, सॉरी वेवलेंथ नहीं, मान लीजिए आपका सेटअप फिक्स है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फिक्स है और आप केवल लैम्डा चेंज कर रहे हैं, तो आपका जो रेडियस है उस एमएच फ्रिंज किया, एमएच सॉरी न्यूटन रिंग की, वो केवल किस पर डिपेंड करेगा, केवल लैम्डा पर। तो इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करूँ, देखिए इस वाली मेथड इसको समझिए। RM इक्वल टू अंडर m लैम्डा r, और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो कि ऑलरेडी फिक्स हो जाएगा आपके प्लेनो कन्वेक्स लेने के कारण। अब जैसे एक प्लेनो कन्वेक्स फिक्स करेंगे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स हो जाएगा, ये खत्म। तो अब केवल आपका डार्क फ्रिंजेस की रेडियस जो होगी वो डिपेंड करेगी लैम्डा पे और m पे। तो अगर आप एक ही लैम्डा डाल रहे हैं, मान लीजिए मोनोक्रोमेटिक लाइट को डाल रहे हैं, तो लैम्डा भी फिक्स हो गया, तो अब आपका RM जो है केवल अंडर m पे काम डिपेंड करेगा। इसका मतलब है अगर आप m की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अंडर लैम्डा r, ठीक है, ये हो जाएगा अंडर 1 लैम्डा r। मैं R1 की बात कर रहा हूँ, पहली फ्रिंज की रेडियस। दूसरी फ्रिंज की रेडियस क्या है, वो होगी अंडर रूट 2 लैम्डा r, और इसी को आप कह सकते हैं दैट इज रूट 2 R1। R3 की क्या वैल्यू होगी, अंडर रूट 3 लैम्डा r, और इसको भी आप कह सकते हैं रूट 3 R1। मतलब कि जो धीरे धीरे जो डार्क फ्रिंजेस है, या आप कह सकते हैं कि जो आप न्यूटन रिंग है डार्क फ्रिंजेस की, धीरे धीरे रेडियस बढ़ती जाएगी, किस आर्डर में बढ़ेगी, इस आर्डर में बढ़ेगी। तो पहली रेडियस ये होगी दैट इज लैम्डा बाई अंडर लैम्डा r, दूसरी रेडियस इसमें रूट 2 लैम्डा उससे बढ़ जाएगी, तो ये पहला डार्क फ्रिंज आया है। अब दूसरा डार्क फ्रिंज इससे ज्यादा होगा और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रूट 2 लैम्डा, तीसरे की इससे ज्यादा हो जाएगी रूट 3 लैम्डा। इसी तरीके से सब सर्कुलर होगा नेचर में, ये आपका रेडियस बढ़ता जाए। क्या होगा, मान लीजिए एमएच डार्क फ्रिंज हमारा है, या एमएच को छोड़िए, हमारे थर्ड डार्क फ्रिंज है या थर्ड हमारा न्यूटन रिंग है, तो उसकी रेडियस कितनी हमारी आई, अंडर रूट 3 लैम्डा r। अब हमने कहा कि हम वेवलेंथ बदल रहे हैं और उस वेवलेंथ के लिए बड़े वेवलेंथ ज्यादा रख रहे हैं, तो उस ज्यादा वेवलेंथ के लिए थर्ड डार्क फ्रिंज की क्या रेडियस होगी, तो फिर से देखिए, क्योंकि आपने अब आर्डर फिक्स कर दिया,
जो फ्रिंज है उसका ऑर्डर फिक्स कर दिया, आर कैपिटल आर ऑलरेडी फिक्स है क्योंकि आप प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस नहीं बदल रहे हैं, तो लेमडा चेंज कर रहे हैं। तो अगर लेमडा बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी कोई वो भी बढ़ जाएगी, रेडियस भी बढ़ जाएगी। वही पॉइंट है कि अगर आप वेवलेंथ दिया हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए, तो जो रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट लेमडा के। तो आप कह सकते हैं कि जो रेडियस है वो एम पे डायरेक्ट डिपेंड करता है, लेमडा पे डायरेक्ट डिपेंड करता है, आर पे भी डायरेक्ट डिपेंड करता है। मान लीजिए एक्सपेरिमेंट में आप बार बार वही बदल दे रहे हैं, क्या नाम है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो उसके से भी रेडियस बढ़ता जाएगा। तो ये आपका रेडियस था, रेडियस डायमीटर निकालना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 200 m लैम्डा हो गया। अच्छा, अब सवाल है, क्वेश्चन है कि स्पेसिंग क्या है, डार्क फ्रिंजेस के बीच की क्या स्पेसिंग है। स्पेसिंग की तो बड़ा सिंपल सा रूल है कि आप पहले फ्रिंज से दूसरे, पहले फ्रिंज के रेडियस से दूसरे फ्रिंज के रेडियस निकाल घटा लीजिए, वही आपकी स्पेसिंग होगी। सिंपल सा है कि आप दो फ्रिंजेस के बीच की दूरी जानना चाहते हैं, तो कंसेक्यूटिव दो फ्रिंजेस के बीच के डिस्टेंस को घटा दीजिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं, तो मान लीजिए हम दूसरे और पहले फ्रिंज के बीच की दूरी निकालना चाहें, तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, and that will be what happened, √2 R lambda माइनस √R lambda। तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 √R lambda। अच्छा, तीसरे और दूसरे के बीच दूरी निकालना चाहे तो R3 माइनस R2, और सिंपल सा आप देखेंगे कि यहाँ √2 जब पर √3 हो जाएगा, माइनस R2 जब पर √2 हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे इसको तो यह जाएगा √3 माइनस √2 √R lambda। ऐसे ही अगर आप R4 माइनस R3 निकालना चाहें, ये हो जाएगा √4 माइनस √3 √R lambda। थोड़ी सी आप मैट्रिक्स करके मुझे बताइए कि √2 माइनस 1 कितना होगा, √3 माइनस √2 कितना होगा, और √4 माइनस √3 कितना होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले दो फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस है वो -414 लेमडा R लेमडा है। तीसरे और दूसरे के बीच की डिस्टेंस जो है 0.321 R लेमडा है। चौथे और तीसरे फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस जो है -267 R लेमडा है। तो जो गैपिंग है, दो फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो धीरे धीरे घट रही है। जबकि अभी के पहले केसेस में क्या था, वो डिस्टेंस कांस्टेंट रहती थी, उसी को हम फ्रिंज विड्थ बोलते थे, वो वेरिएबल नहीं था, वो कांस्टेंट था। यहाँ ये फ्रिंज विड्थ वेरिएबल हो रहा है, और जैसे जैसे आप हायर ऑर्डर में जाएंगे वो फ्रिंजेस बहुत पास पास नजर आएंगे। तो यही चीजें मैथमेटिक्स आपके यहाँ पे फ्रिंजेस जो है इक्वली स्पेस्ड नहीं है। चलिए, अब न्यूटन रिंग की जो प्रॉपर्टीज है उसको थोड़ा आप समझेंगे, तब तक आप, चलिए अब हम न्यूटन रिंग की प्रॉपर्टीज जो है क्या क्या होती है और उसको समझेंगे कैसे हम ये प्रॉपर्टीज पे वेरीफाई कर रहे हैं। पहला, फ्रिंजेस आर सर्कुलर इन नेचर। आपको पता है कि फ्रिंजेस सर्कुलर होती हैं, आपको पता है क्यों होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने अभी आपको पहली क्लास स्टार्ट होने से पहले ही पूछ लिया था कि सबको ये क्लियर है कि फ्रिंजेस सर्कुलर क्यों होती है। फ्रिंजेस सर्कुलर होती हैं क्योंकि ये लोकस है इक्वल थिकनेस का, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फ्रिंजेस इक्वल थिकनेस के भी हैं, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। फ्रिंजेस इक्वी डिस्टेंस पर नहीं है, ये भी अभी हमने सॉल्व किया, दो फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस निकाल के। फ्रिंजेस लोकलाइज्ड है, आपको पहले से पता है कि जब आप जो इंटरफेरेंस निकाल रहे हैं वो
एम्पलीट्यूड डिवीजन कारण निकाल रहे हैं तो वहां फ्रिंजेस लोकलाइज होती है। फ्रिंज एट सेंट्रल पॉइंट इज डार्क, डार्क पर आपका सेंट्रल पॉइंट पर फ्रिंज जो है वो डार्क है, मतलब जहां पर वो ओ पॉइंट था, आप ये देखिए, ये जो ओ पॉइंट था, ये जो ओ पॉइंट था, यहाँ पे सेंट्रल फ्रिंज आपकी डार्क है। और ये तरीका हो सकता है पता करने के लिए कि मेरा मेन सेंट्रल फ्रिंज कहाँ है, आपका ये तरीका हो सकता है वही सेंट्रल, ये क्लियर है कि सेंट्रल जो होगा मेरा वो डार्क होगा। कैसे डार्क है तो देख लीजिए, सिंपली सा पार्ट डिफरेंस आपको पता है, पार्ट डिफरेंस है क्या, पार्ट डिफरेंस आपका क्या है, 2 म्यू टी cos r माइनस लेमडा बाई 2, यही पार्ट डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस है ना, 2 म्यू टी cos r माइनस लेमडा बाई 2। तो अगर आप इस कंडीशन को लिखेंगे, पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी cos r माइनस लेमडा बाई 2 इज अ पार्ट डिफरेंस। यस ठीक है, हम माने थे कि नॉर्मल इंसिडेंस है तो r जीरो हो जाएगा, हम माने थे कि म्यू 1 होगा, लेकिन t ही जीरो होगा, सेंट्रल पॉइंट पर क्या होगा, t जीरो होगा, तो ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, माइनस लेमडा बाई 2, पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2 का मल्टीपल हो गया, इसका मतलब क्या है, डार्क है। आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आ रही है, पार्ट डिफरेंस लेमडा होता, लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होता तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है, तो ये पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल है, इसका मतलब है कि वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि जो फ्रिंज होगी वो डार्क होगी। चलिए अब एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो पहला हमारा सिंपल सा एप्लीकेशन है कि हम वेवलेंथ निकालेंगे, जो आप लाइट यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ हम निकालेंगे किसके थ्रू, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो ये एक्सपेरिमेंट आप करते हैं लैब में, ठीक है, अगर आपको लैब करने को मिलता तो आप यही एक्सपेरिमेंट लैब में करते। तो आप करते क्या कि आप ये सब सेटअप तैयार करते और फ्रिंजेस बनाते, ठीक है, और आप उन फ्रिंजेस को आप देखते आराम से, ऐसे ये फ्रिंज बना रहे होते, इनको आप माइक्रोस्कोप से देख रहे होते फ्रिंजेस को, सब सर्कुलर नेचर की है पहले बता रहे, इन फ्रिंजेस को आप देख रहे होते। आप कोई दो फ्रिंज का वो सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए आपने ये, आप मान लीजिए mth ऑर्डर का फ्रिंज सेलेक्ट कर रहे हैं और एक बार अगला m प्लस ये ऑर्डर का फ्रिंज सेलेक्ट कर रहे हैं, और नॉर्मल जनरल में गए तो आप 10वीं फ्रिंज सेलेक्ट कर रहे हैं और 15वीं फ्रिंज सेलेक्ट कर रहे हैं, दो फ्रिंज आपने सेलेक्ट कर लिया, तो पहले आप 10वीं फ्रिंज सेलेक्ट करेंगे। अब कैसे पता चला कि 10वीं है, तो आप नॉर्मल पॉइंट पे जाएंगे, सेंट्रल जो है डार्क स्पॉट होगा यहाँ पे, जो पहला सेंट्रल डार्क मिलेगा वही आपका सेंट्रल फ्रिंज होगा। यहाँ से आप 10 फ्रिंज इधर घूम आइए, उसको घुमाते घुमाते यहाँ आप आ गए तो 10वीं फ्रिंज मिल गई, 5 फ्रिंज और घुम आइए तो 15वीं फ्रिंज हो गई। 10वीं फ्रिंज का रेडियस आपको पता है फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि आपका आरएम क्या था, आरएम था ना अंडर रूट एम आर लेमडा, और अगर इसी को हम डायमीटर की बात कर दें तो डायमीटर में था 2 आर अंडर रूट एम आर लेमडा, तो डायमीटर था, तो अगर हम डायमीटर का स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा डीएम स्क्वायर, एम ऑर्डर के डायमीटर का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 एम आर लेमडा। और 15वें फ्रिंज के लिए निकालेंगे तो एम प्लस पी, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 डीएम प्लस पी का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4 एम प्लस पी आर लेमडा। यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए, देखिए डीएम स्क्वायर की वैल्यू और डीएम प्लस एम प्लस पी का होल स्क्वायर की वैल्यू, और आप सिंपली इसमें से इसको घटा दीजिए, आप इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको क्या मिला, 4p लेमडा आर, 4p लेमडा आर, डीएम प्लस पी होल स्क्वायर माइनस डीएम स्क्वायर इक्वल टू 4p लेमडा आर। तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीएम
dm प्लस p होल स्क्वायर माइनस dm होल स्क्वायर अपान 4pr। अब देखिए ये आप कैलकुलेट कर चुके हैं क्योंकि आपको पता है कि mx फ्रिंज की डायमीटर आप माइक्रोस्कोप की रीडिंग से पढ़ लेंगे। माइक्रोस्कोप बता देगा कि आप 15वें फ्रिंज पे हैं तो कितना डायमीटर है, तो ये आपको पता चल गया। ठीक है, बेसिकली वो रेडियस बताएगा, उसी का आप स्क्वायर कर लेंगे तो डायमीटर हो जाएगा। फिर 10वें फ्रिंज की और डीएम का मतलब 10वें फ्रिंज की दूरी पता चल जाएगी, उसका भी आर रेडियस पता चल जाए तो वहां से डायमीटर पता चल जाएगा। पी क्या है, गैप है, तो 10वें 15वें फ्रिंज के बीच की दूरी, बीच की गैप कितनी है 5, तो पी पता चल गया। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता हो गया, तो आप कौन सी लैम्डा यूज कर रहे हैं आप एक्सपेरिमेंट से पता है। और इसको अगर आप ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो भी आप जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप ग्राफ बनाते हैं। आप सभी की वैल्यू जानते हैं, आप D1 D2 D3 D4 D5 D10 D11 D12 D15 की वैल्यू जानते हैं, तो आप m वर्सेस dm स्क्वायर के बीच का ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, तो आप 15वें फ्रिंज 10वें फ्रिंज के लिए dm की वैल्यू लिखते हैं, ये dm की वैल्यू है 10वें फ्रिंज के लिए, और 15वें फ्रिंज के लिए dm प्लस v की वैल्यू है, और यहीं से आपको निकालना है। तो ये जो पोर्शन हो गया वो dm स्क्वायर माइनस dm प्लस p स्क्वायर माइनस dm स्क्वायर हो गया, और ये जो गैप हो गया वो p हो गया। तो ये स्लोप आया, देखिए बेसिकली यही स्लोप है। तो आप कर्व से निकालना हो तो स्लोप और कर्व से निकालना हो, देखिए यही स्लोप है, dm प्लस p होल स्क्वायर माइनस dm स्क्वायर अपान ये p, ये स्लोप है आपका। इसका मतलब इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, अगर कर्व के थ्रू निकालना हो, स्लोप डिवाइडेड बाई 4r, ये लैम्डा हो जाएगा। अब दूसरा तरीका है, अगर आपको लैम्डा दिया हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लीजिए। अगर लैम्डा दिया हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लीजिए। तो ये एक एप्लीकेशन आपका हो गया। दूसरा एप्लीकेशन हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। अब क्या हुआ कि अभी तक तो आप एयर फिल्म मान रहे थे, तो मान लीजिए कि कंप्लीट जो मेरा सेटअप है उसको मैंने वाटर में या किसी लिक्विड में या किसी दूसरे मीडियम में इमर्स कर दिया। तो जो एयर की फिल्म थी, जो ग्लास प्लेट और पेनो कन्वेक्स लेंस के बीच की जो फिल्म थी, अब वो एयर की ना होके करस्पॉन्डिंग लिक्विड की होगी, या आप कह सकते हैं कोई भी जिस मीडियम में आप डालें उस मीडियम की होगी। तो जैसे ही आप दूसरे मीडियम में जाएंगे तो चेंज क्या हो, केवल लैम्डा चेंज होता है, क्योंकि जब पहले आप लैम्डा ले रहे थे वो एयर की लैम्डा थी, अब जो लैम्डा लेंगे वो लिक्विड की लैम्डा लेंगे, उस मीडियम की लैम्डा लेंगे। तो आप जो लैम्डा आप नया निकालेंगे उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो लैम्डा किसी मीडियम का जो लैम्डा होता है, लैम्डा मीडियम इक्वल टू होता है लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बस इतना ही करना है। तो आप जब एमएच डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन लिख रहे हैं, तो एम लिक्विड लैम्डा एम लिक्विड लिख रहे हैं, तो लैम्डा लिक्विड को कन्वर्ट करिए लैम्डा मीडियम में, लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू। उसी तरीके से जब आप एम प्लस पीएच डार्क फ्रिंज के लिए देखेंगे तो भी वही हो जाएगा। इसमें कुछ चेंज नहीं होना, यही चेंज होना है केवल आपका। ठीक है, 4m प्लस पी लैम्डा बाई आर अपान म्यू हो जाएगा। अब इन दोनों में से फिर से घटा दीजिए, जब आप फिर से घटाएंगे तो फिर वही आएगा, 4p लैम्डा आर अपान म्यू आ जाएगा इस बार, ये आ गया म्यू। जब आप म्यू की वैल्यू निकालना है आपको तो आ जाएगा 4p लैम्डा आर डिवाइडेड बाई डीएमपी होल स्क्वायर एल माइनस डीएम एल स्क्वायर एल। अब देखिए एक और तरीका है इसके अलावा, ये तो लिक्विड का रेडियस है, ये जो रेडियस आप कैलकुलेट कर रहे हो लिक्विड में निकाल रहे हैं, और यहाँ आप 4p लैम्डा आर ये वैल्यू आप एयर से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता था कि 4p लैम्डा आर की वैल्यू क्या थी, dm प्लस p स्क्वायर एयर माइनस dm स्क्वायर एयर। तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं दूसरे टर्म में भी, यहाँ पर आप डायमीटर का टर्म दे सकते हैं, और तब जब मैं म्यू निकालूंगा तो मेरा म्यू का एक्सप्रेशन आ जाएगा
दिस है dm plus p whole square air minus dm square air divided by dmp whole square liquid minus dm square liquid। इसका मतलब हुआ कि पहले मैं डायमीटर उन फ्रिंजेस का जो डायमीटर निकाल लो एयर में, ठीक है, एम प्लस पी एच फ्रिंज और एम एच फ्रिंज, मतलब 15वें फ्रिंज की डायमीटर में एयर में निकाल लो, 10वें फ्रिंज की डायमीटर में एयर में निकाल लो, फिर मैं पूरे सेटअप को लिक्विड में डाल दूं, फिर लिक्विड में मैं 15वें फ्रिंज की डायमीटर निकाल लूं, और उसी लिक्विड में मैं 10वें फ्रिंज की डायमीटर निकाल लूं, और फिर इस फॉर्मूले में रख के मैं इंडेक्स निकाल लूं। ये आप सिंपल सा रेफरेंस निकालने का।